कहानी है दूसरी औरत के सामने आवाज उठानी चाहिए थी। भाई मैंने तो अपनी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अगर अपनी माँ की टोका-टाकी यह मत करो, यह मत पहनो, ऐसे चलो, वैसे मत बोलो वगैरह वगैरह सहन कर सकती हूँ तो सास की छींटाकशी भी चुपचाप सहन कर लूंगी और मैंने जो सोचा था वह किया भी। सुनिधि ने बड़े दर्द से कहा, अब सास बनने से पहले भी मैंने फैसला कर लिया है कि जब मैं अपनी अनपढ़ नौकरानियों के नखरे झेलती हूँ, उनकी बेअदबी की अनदेखी करती हूँ, तो अपनी पढ़ी लिखी बहू की छोटी मोटी गलतियों को भी अनदेखा किया करूंगी। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाते हैं, तो फिर भला सास बहू के रिश्ते में समझौते की गुंजाइश क्यों नहीं है। साकेत की शादी कर लो, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। उसकी अभिन्न सहेली निराली व्यंग्य से बोली। हाँ सुनिधि, साकेत की शादी के बाद देखेंगे क्या कहती हो। किट्टी पार्टी में आई अन्य महिलाएं चहकी। वही कहूंगी जो आज कह रही हूँ। सुनिधि के स्वर में आत्मविश्वास था। साकेत और दीप्ति की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के 2 वर्षों बाद भी किसी को सुनिधि या दीप्ति से एक दूसरे की शिकायत सुनने को नहीं मिली। दोनों के संबंध वाकई में सबके लिए मिसाल बन गए। चालाक औरतों के हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। निराली ने एक दिन मुंह बिचकाकर उर्मी से कहा, बाहर तो बहू से बेटी या सहेली वाला व्यवहार और घर में जूतम पैजार, यही सब कुछ सुनिधि भी करती होगी अपनी बहू के साथ। मुझे भी यही शक था निराली। सो एक रोज जब मेरी जमादारनी नहीं आई तो मैंने सुनिधि की जमादारनी को बुला लिया और फिर उसे फुसलाकर कुरेद कर सुनिधि और दीप्ति के ताल्लुकात के बारे में पूछा। उर्मी ने बताया। अच्छा फिर क्या पता चला? सभी महिलाओं ने एक साथ पूछा। वही सब कुछ जो हमें पहले से मालूम था, बल्कि उसे और भी पुख्ता कर दिया। उर्मी ने उसांस लेकर कहा, यह नहीं है कि सुनिधि दीप्ति को डांटती नहीं है या दीप्ति पलटकर जवाब नहीं देती। दोनों में मतभेद और मानमनौल भी होते हैं, मगर पल भर के लिए दोनों उसका मसला नहीं बनाती और तूल नहीं देती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दीप्ति के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन सास बहू के संबंध वैसे ही मधुर बने रहे। अचानक दीप्ति का नर्वस ब्रेकडाउन होने की खबर सुनकर सब चौंक पड़े। सबसे ज्यादा हैरान परेशान सुनिधि थी। दीप्ति को क्या टेंशन हो सकती है भला? पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चों की परवरिश भी अपने ढंग से ठीक कर रही है, बच्चे भी सुशील और होनहार हैं। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सुनिधि और उसके पति गणेश पर डालकर दीप्ति और साकेत स्वच्छंद होकर घूमते फिरते हैं। साकेत भी जान छिड़कता है दीप्ति पर। सुनिधि चौंक पड़ी। पति का पत्नी पर अधिक आसक्त होना, जरूरत से ज्यादा कामेच्छा भी तो पत्नी के तनाव का कारण हो सकती है। सब शर्मलिहाज छोड़कर सुनिधि ने साकेत से जवाबतलब किया, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे यौन संबंध बिल्कुल सामान्य हैं। मैंने दीप्ति के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जिसे लेकर वह तनावग्रस्त हो। साकेत ने आश्वासन दिया। तो फिर इस तनाव की वजह क्या है? सुनिधि ने जिरह की। जिसकी वजह से दीप्ति का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, अप्रत्यक्ष या वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है। साकेत हंसा। लेकिन अगर किसी अप्रत्यक्ष डर या भविष्य को लेकर कोई तनाव पाल ले, तो इसे तो उसी के दिमाग का दोष कहा जाएगा। एकदम गलत। सुनिधि भड़क उठी। दीप्ति तुमसे कहीं ज्यादा संतुलित है, तो फिर आप खुद ही उससे उसके तनाव की वजह पूछ लो माँ। और अगर आपके पास उसका हल हो तो सुझा भी दो। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल न हो। दीप्ति की समस्या कुछ ऐसी ही है। मानो तुझे समस्या मालूम है। हाँ, समस्या की जड़ ही मैं हूँ। साकेत ने हंसते हुए बात काटी। मगर मैं अपने को उखाड़ कर फेंकने वाला नहीं हूँ। फिर भी आप दीप्ति से तो बात कर ही लो और बेहतर रहे कि आज ही, क्योंकि अभी तो इलाज चल ही रहा है। तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर तो आता ही है, वह संभाल लेगा। सुनिधि को बेटे की बातें अटपटी लगी, लेकिन समस्या गंभीर थी, सो उसने दीप्ति से पूछने का फैसला किया। आजकल जो माहौल है माँ, उसमें जब तक बच्चे स्कूल से न आ जाएं, घर के मर्द काम पर से न लौट आएं, तब तक सभी को घबराहट रहती है। दीप्ति ने कहकर टालना चाहा, मगर सभी का तो इन और इनके अलावा रोजमर्रा की कई और चिंताओं को लेकर नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। सुनिधि तुनक कर बोली, देख दीप्ति, अगर तू नहीं चाहती कि तेरे बारे में सोच सोच कर मैं भी तेरी तरह बीमार पड़ जाऊं और घर व बच्चे परेशान हो जाएं,
तो तुझे मुझे अपनी टेंशन की वजह बतानी ही पड़ेगी। पहले तो कुछ देर दीप्ति चुप रही, फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, आप जिद कर रही है माँ जी, इसलिए बताना पड़ रहा है। मेरी टेंशन की वजह आप है माँ। सुनिधि के सिर पर किसी ने जैसे बम विस्फोट कर दिया। मेरी वजह से भी किसी को टेंशन हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। खैर मेरी वजह से कोई परेशान हो, यह तो मुझे कतई गवारा नहीं है। मैं अभी इन्हें फोन करके नीतिबाग वाली कोठी खाली करवाने को कहती हूँ। किराएदार के जाते ही हम दोनों वहां रहने चले जाएंगे। सुनिधि ने उठते हुए कहा, रुकिए माँ, मैंने आपसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा है और न ही मैं आपको कभी कहीं जाने दूंगी। बात मेरी टेंशन की हो रही है और वह आपके कहीं भी रहने या न रहने से कम नहीं होगी। दीप्ति ने असहाय भाव से कहा, क्यों नहीं होगी, जब उसकी वजह ही हटा दी जाएगी तो। उसकी वजह नहीं हटाई जा सकती माँ। दीप्ति ने बात काटी, मुझे उसके साथ ही जीना है। बेहतर रहे दीप्ति, तू यह सब छोड़कर अपनी परेशानी की वजह मुझे साफ साफ बता दे। सुनिधि ने कड़े स्वर में कहा, परेशानी की वजह है पापा के संजीता शर्मा के साथ विवाहेतर संबंध पर आपका चुप रहना या यह कहिए संजीता को स्वीकार कर लेना। सुनिधि को जैसे किसी ने करंट छुआ दिया। यह भी खूब रही, जब इनके और संजीता के रिश्ते को लेकर कभी मुझे भरी जवानी में कोई तनाव नहीं हुआ तो तुझे क्यों हो रहा है। सुनिधि ने हाथ नचाकर पूछा, महज इसीलिए माँ कि आप कभी इस रिश्ते को लेकर परेशान ही नहीं हुई। आपने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने अपने पति को चुपचाप एक अन्य स्त्री के साथ बांट लिया। माना कि आप झगड़ा करके खानदान की इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, या साकेत को टूटे परिवार का बच्चा कहलवाना नहीं चाहती थी, और आपकी इस समझदारी और त्याग ने आपको ससुराल में महान बना दिया। लेकिन क्या? सुनिधि ने आवेग में पूछा, उस सब से तुझे क्या फर्क पड़ा? तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? मुझे ही तो फर्क पड़ा है माँ। जिन्हें आप गड़े मुर्दे समझ रही है, उनके साए मेरी जिंदगी पर छाए हुए हैं और हमेशा छाए रहेंगे। दीप्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, शादी से पहले ही साकेत ने मुझे पापा और संजीता के संबंध के बारे में बता दिया था। आपकी सहनशीलता और त्याग को सराहते हुए कहा था कि उसके जीवन में आदर्श महिला सिर्फ उसकी माँ है, और उन्हीं के सभी गुण वह अपनी बीवी में भी देखना चाहेगा। उस समय तो प्यार के ज्वार में मैंने भी हामी भर ली थी कि मैं भी आप ही के पदचिह्नों पर चलूंगी, मगर अब लग रहा है कि यह तो असंभव है। क्या असंभव है? आप जैसा बनना या आपके पदचिह्नों पर चलना। अरे छोड़ बेटी, तू मुझसे कहीं अच्छी गृहिणी, पत्नी और माँ है। सुनिधि सराहना के स्वर में बोली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। सवाल है मेरे सहनशील होने का, जो मैं कभी हो ही नहीं सकती, और न आपकी तरह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती हूँ। सुनिधि बुरी तरह चौंक पड़ी। नहीं, साकेत का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं हो सकता। दूसरी औरत के साथ फंसे लोग खुलेआम शाम घर आकर बच्चों के साथ नहीं खेला करते। सुनिधि कुछ सोचते हुए बोली, और साकेत बिला नागा बच्चों के सोने से पहले घर आ जाता है। खैर यह बता, यह दूसरी औरत वाली बात तेरे दिमाग में आई कहाँ से? पिछले हफ्ते छोटी चाची के पोते के मुंडन पर यह सब चचेरे फुफेरे भाई बहनोई बैठे अपनी सफलता और कमाई की बातें कर रहे थे। सावन भैया ने कहा कि वे और साकेत तो अब इतना कमा रहे हैं कि चाहें तो एक गृहस्थी और भी बसा लें। इस पर साकेत बोला, और हमारे पास तो एक्स्ट्रा बीवी रखने का लाइसेंस भी है। बीवियों के ऐतराज करने की परंपरा तो हमारे खानदान में है ही नहीं। मानती हूँ माँ, ये सब मजाक में कही गई बातें थी, लेकिन मजाक को हकीकत में बदलते क्या देर लगती है। साकेत सफल, आकर्षक और दिलचस्प व्यक्ति है। उस पर तो हर आयु में औरतें कुर्बान होती रहेंगी। कितने मोहपाश में बांधूंगी मैं उसे। देश विदेश में घूमता है, कभी भी कहीं भी फिसल सकता है। परिवार के धिक्कार या लोग क्या कहेंगे का डर तो उसे है नहीं। आप क्यों चुप रही माँ? क्यों नहीं खदेड़ा संजीता को अपनी जिंदगी से बाहर? क्यों नहीं अपना संपूर्ण हक जताया पति पर? क्यों बनी त्याग की मूर्ति और क्यों की एक गलत परंपरा आदर्श के नाम पर स्थापित इस परिवार में? यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, रिश्ते की मेरी सभी देवरानी जेठानियों का भी है माँ। दीप्ति फूट फूट कर रोने लगी। क्यों दिया आपने हम सबको जीवन भर का यह दर्द? क्या हमारी पीढ़ी के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था? सुनिधि हतप्रभ सी देखती रही।
उसके पास न तो दीप्ति के सवालों के जवाब थे और न ही उसके तनाव का कोई इलाज। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।